नमस्कार। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के 5 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत अच्छे लेवल के हैं और ये यूपीएसआई और एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिनेश 80 पैसे प्रति पेन के हिसाब से 750 पेन बनाता है। उसने विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित किया कि अगर 500 पेन ही बेचे तो भी उसे 25% का फायदा होगा। यदि 110 पेन उसके खराब हो जाते हैं और वह 640 पेन बेचने में कामयाब हो जाता है तो पूरे व्यापार में उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसमें। देखिए 80 पैसे का उसने एक पेन बनाया है और टोटल कितने पेन बनाए उसने 750। तो 750 पेन उसके कितने के बनेंगे गुना 750, इतने रुपए के उसके पेन बने हैं, यानी कि सभी पेनों का कुल मूल्य है। आगे उसने विक्रय मूल्य को ऐसे निर्धारित किया है कि अगर 500 पेन ही बिके तो भी उसे 25% का लाभ हो जाए। तो लाभ वो एक पेन पे नहीं कह रहा, वो टोटल सामान पे लाभ की बात कर रहा है, यानी कि टोटल सामान कितने का था उसका 80 गुना 750। तो 500 पेन बिकते ही इस पर 25% का लाभ हो जाएगा, यानी कि ये अपने आप में 100% है तो इससे 125% पे तो बिकने चाहिए 500 पेन, यानी कि इसका आप 125% निकाल लेंगे तो इतने रुपए में बिकने चाहिए कितने पेन 500 पेन, यानी कि ये 500 पेन का विक्रय मूल्य है। तो एक पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा 500 से भाग कर देंगे हम, और भाग वाला नीचे वाले की गुना में ही तो आता है। तो ये एक पेन का विक्रय मूल्य है। कैलकुलेशन हम अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे एक ही बार, ताकि कैलकुलेशन करने का टाइम हमारा बच जाए। तो ये एक पेन का विक्रय मूल्य है। आगे उसने क्या कहा कि 110 पेन उसके खराब हो जाते हैं और वह 640 पेन बेचने में कामयाब हो जाता है, यानी कि उसने टोटल 640 ही पेन बेचे हैं। तो 640 पेन उसके कितने के बिके हैं, एक पेन का विक्रय मूल्य इतना है तो 640 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा गुना 640। तो इतने रुपए के उसके सारे पेन बिक गए। तो अब हमें बताना है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ प्रतिशत किससे देखा जाता है, हमेशा क्रय मूल्य से। तो ये जो सामान था उसका टोटल उसका कितने रुपए का पड़ा था, इतने रुपए का, क्योंकि जो पेन खराब हुए हैं पैसे तो उसने उस पर भी लगा रखे थे। जो सामान खराब हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रय मूल्य में ऐड नहीं होगा, क्रय मूल्य में सब कुछ आ जाता है। तो क्रय मूल्य कितना है उन सबका, इतने रुपए। तो इतने रुपए के सामान को उसने इतने रुपए में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ हमें ये देखना है। तो ये क्या है, जितने में बिका है। अब क्रय मूल्य जो भी होगा उसे नीचे रखेंगे। क्रय मूल्य कितना है ये 80 गुना 750। तो इतने रुपए के सामान को उसने इतने रुपए में बेच दिया, तो कितने परसेंट पे बिका है उसके लिए गुना 100 कर देंगे हम। अब देखो ये कैलकुलेशन करके यहां पे गुना में तो जाएगा, ये और ये यहां पर एक साथ है तो हम इससे ये काट सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये यहां पे जाएगा फिर यहां से यहां पे काट सकते हैं। क्लियर है बात। अब इस 100 से इस 100 को काट देंगे हम, 25 से काटेंगे हम इसे 5 बार और 25 से काटेंगे हम 20 बार। 20 से हम काटेंगे 32 बार और 32 पंजे 160, यानी कि ये 160% पर बिक रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य से ये 160% पे गया है सारा सामान। तो लाभ कितना होगा, 100% से जो ज्यादा है वही तो लाभ होगा। तो 100% से ज्यादा क्या है 60, तो इसका मतलब लाभ क्या है इसमें 60%। बात समझ में आ गई। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने कहा है इसमें एक आदमी ने 10,200 रुपए में 30 कुर्सियां खरीदी, इनमें से 18 काली और 6 सफेद हैं। उसे सफेद वाली कुर्सी को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि अगर वह काली वाली कुर्सी को उसके 3/4 कीमत पर बेचे तो भी उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ हो जाए। यानी कि उसने 30 कुर्सियां खरीदी हैं और उनका जो टोटल मूल्य है वो कितना है 10,200 रुपए। इतने रुपए में उसने 30 कुर्सियां खरीदी है और इन 30 में से ब्लैक वाली कुर्सियां कितनी है, काले वाली 18 है और शेष क्या है सफेद वाली, शेष यानी कि 12 बची है, तो वे क्या होगी सफेद वाली। आगे उसने कहा है कि उसे सफेद वाली कुर्सी को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि अगर, देखो रेट बताना हमें सफेद वाले का कि एक सफेद कुर्सी का रेट कितना है, कि अगर काली वाली कुर्सी को उसके 3/4 कीमत पर बेचे तो भी उसे 20% का लाभ हो जाए।
यानी कि सफेद वाले की जितनी भी कीमत हमें रखनी है ना, उसके 3/4 अगर हम करेंगे तो इतनी कीमत किसकी होनी चाहिए, काली वाली कुर्सी की। ये बात उसने बोली है, यानी कि जो भी आप इसकी कीमत मानेंगे उसका 3/4 करते ही काली वाले की कीमत बननी चाहिए। तो इसे किससे भाग करना है, 4 से। तो इसे जब 4 से भाग करना है तो इसकी कीमत आप 4 ही मान लो। मान लीजिए सफेद वाले की कीमत 4 रुपए है, तो काली वाले की कीमत कितनी होगी, 4 का 3/4 कितना होगा, 3। तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 3। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको जब 4 से भाग करना है तो इसे तो 4 मान लो, और ऊपर वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, इसके बराबर वाले की, यानी कि काली वाली की। तो काली वाली 3 रुपए की और सफेद वाली 4 रुपए की है। आगे उसने क्या कहा कि उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ होना चाहिए। अब लाभ किस पे देखा जाएगा, लाभ देखा जाएगा टोटल उनके क्रय मूल्य पर। भाई टोटल सब इन 30 की 30 कुर्सियों का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 10,200 रुपए। तो इस पर 20% का लाभ होना चाहिए। तो इसका 20% कितना होगा वो इसमें हम जोड़ देंगे, उतने रुपए में सारी कुर्सियां बिकनी चाहिए। तो उसका 20% निकालो कितना होगा। किसी के पीछे से भी अगर हम 1 0 हटा देते हैं ना तो उसी का कितना होगा, 10%। इसका 10% आ जाएगा। ये बात मैंने आपको परसेंटेज में अच्छे समझाई थी। तो 1 0 हटाएंगे यानी कि 1020 रुपए, इसका 10% आएगा। तो 20% कितना होगा, उसे डबल कर देंगे यानी कि 2040 रुपए। यानी कि अगर आप इसमें 2040 रुपए जोड़ देंगे तो इतने रुपए में सारा सामान या सारी कुर्सी उसकी बिकनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 12,240। तो सारी कुर्सियां उसकी 12,240 रुपए में बिकनी चाहिए। अब हमारे हिसाब से कितने में बिक रही है हम ये देख लेंगे। भाई सफेद वाली की जो कीमत है वो हमारे हिसाब से 4 रुपए है, और सफेद वाली कितनी कुर्सियां हैं, 12। तो 12 कुर्सियां कितने में जाएगी, एक की कीमत 4 है तो 12 कितनी होगी, 12 चौक 48। तो 48 रुपए की तो हमारे हिसाब से सफेद वाली कुर्सियां जा रही हैं। और ब्लैक वाली कितने की जाएगी, ब्लैक वाली की कीमत है 3 रुपए, और ये कितनी है 18। तो 18 की कीमत कितनी होगी, 18 तिया 54 रुपए। तो ब्लैक वाली जाएगी 54 रुपए की। तो हमारे हिसाब से उसकी सारी कुर्सियां कितने में जा रही है, सबको जोड़ देंगे तो ये आएगी 102 रुपए में। तो हमारे हिसाब से 102 रुपए में सारी कुर्सियां उसकी बिक रही है, जबकि उसके हिसाब से सारी कुर्सियां कितने बिक रही है, 12,240 रुपए में। तो हमारे 102 में जा रही है और उसके इतने में जा रही है। तो ये जो है हमारे 102 के बराबर है। तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी होगी, ये हमारे जितने के भी बराबर है ना, हम इसे उतने से भाग कर देंगे तो 1 की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 102 से हम भाग कर देंगे। तो हमारे हिसाब से 1 की वैल्यू इतनी आती है। अब उसने हमें बताना है कि सफेद वाली कुर्सी का क्या मूल्य है या क्या उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो सफेद वाली कुर्सी का विक्रय मूल्य हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए, 4। तो 4 की वैल्यू निकालो कि 4 कितने के बराबर है। अब हमारे 1 की वैल्यू उसके इतने के बराबर है, तो हमारे 4 की वैल्यू कितनी होगी, इससे 4 गुना ही तो होनी चाहिए। तो बस गुना 4 कर देंगे हम यहाँ पे। इससे काटेंगे 101 की कम 101, 20 बच गया यानी कि 204 हो गया। 102 दूनी 204 और 1 0 पीछे है, और 12 चौक 48 यानी कि 480 रुपए में सफेद वाली एक कुर्सी बिकनी है। क्लियर है बात। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा उसने रमेश और सुरेश प्रत्येक अपनी वस्तु को 1500 में बेचते हैं। यानी कि एक तो है रमेश और एक है सुरेश, ये भी अपनी वस्तु को 1500 में बेचता है और ये भी। रमेश अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकालता है। देखिए रियल जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, लेकिन बताने को तो कहीं से भी बता सकते हैं। जैसे इसने अपना लाभ विक्रय मूल्य से बताया और सुरेश क्रय मूल्य से बता रहा है, तो हमें उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना है। अगर दोनों ही 25% लाभ होने का दावा करता है, यानी कि ये भी कहता है कि मुझे 25% का लाभ हुआ है और ये भी कहता है कि हमें 25% का लाभ हुआ है। अब देखिए इसका जो लाभ है वो विक्रय मूल्य से है, यानी कि अगर विक्रय मूल्य 100 रुपए है तो क्रय मूल्य कितना होगा, भाई लाभ 25% का हुआ है तो 100 का 25% कितना होगा, 25 रुपए, यानी कि 25 रुपए का लाभ हुआ है। तो 25 रुपए आप इसमें से घटाएंगे, इसका मतलब इसने 75 रुपए में से खरीदी है। अब देखिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन संख्या को छोटी कर लेंगे। छोटी कैसे करेंगे, दोनों को हम 25 से भाग कर देंगे। 25 दिया 75, 25 चौका 100। अगर हो सके तो आप पहले ही इन संख्या को काट के 3 और 4 ही रखें ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी रहे।
अब हम बात करते हैं सुरेश की। सुरेश को भी देखो यहाँ पर 25% का लाभ हुआ है, लेकिन इसका जो लाभ है वो क्रय मूल्य से देखा जा रहा है। तो अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 25% ज्यादा, 125 रुपए। ये 100 रुपए तो ये 125 रुपए। तो हम इसे काट के छोटा रखेंगे, यानी कि 25 से काट दो। ये 100 है ना, तो 25 चौका 100, 4 बार कट गया। ये 125 है तो 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, यानी कि 4 रुपए, तो ये 5 रुपए। 4 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में इसने बेचा है। अब उसने क्या कहा था कि दोनों ने ही 1500 रुपए में बेचा है, यानी कि दोनों के हिसाब से विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। जबकि दोनों का विक्रय मूल्य हमारे हिसाब से क्या आ रहा है? असमान। ये 4 है, ये 5 है, जबकि दोनों जगह क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को समान कर लेंगे। कितने पे समान करेंगे? 5 और 4 से कटने वाली संख्या कौन सी है? 20। तो दोनों को हम 20 पे इक्वल कर लेंगे। इसको भी हम 20 बनाएंगे और इसको भी हम 20 बनाएंगे। अब देखिए, इसको हमने 20 बनाने के लिए 4 गुना किया है, तो इसके साथ वाले को भी आपको 4 गुना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसे 4 गुना नहीं करेंगे तो ये चीज इससे 25% ज्यादा रहेगी नहीं फिर, जबकि हमें रखनी है 25% ज्यादा। तो इसलिए हमें दोनों को ही 4 गुना बढ़ाना पड़ा। इसी तरह से अगर हम इसे 5 गुना बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ वाले को भी हमें 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। 5 तिया 15। क्लियर है बात? अब देखो, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया और क्रय मूल्य अलग अलग है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है दोनों के क्रय मूल्यों का अंतर। अब देखिए, उसने रियल क्या चीज दी है? दोनों का विक्रय मूल्य दिया है। तो उसके हिसाब से दोनों का विक्रय मूल्य कितना है? 1500 रुपए। जबकि हमारे हिसाब से दोनों का विक्रय मूल्य कितना है? 20-20 रुपए। तो हमारे 20 रुपए आ रहा है, उसका 1500 रुपए आ रहे हैं। तो हमारे 20 की वैल्यू उसके 1500 के इक्वल है। तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी होगी? 20 से भाग कर देंगे, 1 की वैल्यू आती है इतनी। तो हमारा 1 उसके इतने के बराबर है। अब हमें बताना है दोनों के क्रय मूल्यों का अंतर। इसका क्रय मूल्य कितना है? 15 और इसका क्रय मूल्य कितना है? 16। तो दोनों के क्रय मूल्य का अंतर हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? 16 में से 15 घटाएंगे 1 रुपया। तो हमारे हिसाब से इनका अंतर आता है 1 रुपया। तो उसके हिसाब से कितना अंतर आएगा? तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी है? इतनी है, और हमें 1 की वैल्यू चाहिए तो गुना 1 कर देंगे। कैलकुलेशन करो, 2 से काटेंगे इसे, 75 रुपए। इसका मतलब उन दोनों के क्रय मूल्यों का अंतर 75 रुपए है। बात समझ में आ गई आपको? अब हम 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा उसने, राहुल और दीपक ने समान कीमत पर कोई किताब खरीदी। बाद में दिनेश ने दोनों से दोनों किताबें प्रत्येक से 280 के हिसाब से ले ली। इससे राहुल को A% लाभ जबकि दीपक को B% लाभ हुआ, क्योंकि दीपक अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालता है। अगर दिनेश एक किताब को सुरेश को A% लाभ पर बेच दे तो सुरेश को उसके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? देखिए, यहां पर 2 व्यक्ति हैं, एक तो है राहुल और एक है दीपक। दोनों ने कोई किताब खरीदी है और सेम रेट से खरीदी है, यानी कि मान लीजिए इसने भी P रुपए में परचेस किया है इसे और इसने भी इसे P रुपए में परचेस किया है। अब बाद में क्या हुआ? दिनेश ने दोनों से दोनों ही किताबें खरीद ली और दोनों से 280 रुपए के हिसाब से खरीदी है, यानी कि इसने भी 280 रुपए में बेची है किताब और इसने भी 280 रुपए में बेची है। किसे बेची है? दिनेश को। दिनेश को बेची है 280 रुपए के हिसाब से। लेकिन इससे राहुल को तो हुआ है A% का लाभ, इसको तो हुआ है A% का लाभ, और इसको हुआ है दीपक को हुआ है B% का लाभ। अब आप एक बात समझिए, जब दोनों ने ही इस वस्तु को या इस किताब को P रुपए के हिसाब से खरीदा था और 280 के हिसाब से बेच दिया, दोनों ने सेम रेट से खरीदा और सेम रेट पे ही दोनों ने बेचा है, तो दोनों का लाभ भी तो सेम ही होना चाहिए था। यानी कि जितने रुपए का लाभ इसे होगा उतने का लाभ इसे होगा। लेकिन इसे लाभ हुआ है A% का और इसे लाभ हुआ B% का। अलग अलग कैसे हो सकता है? आगे उसने कहा, क्योंकि दीपक अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पे निकालता है। हाँ जी, ये इसने गड़बड़ी करी है। इसने जो लाभ देखा है ना, इसने विक्रय मूल्य पे देख लिया, जबकि लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। जो ये देख रहा है, तो ये देखता है इसका मतलब विक्रय मूल्य पर, और ये देखता है क्रय मूल्य पर लाभ। आगे उसने कहा है कि अगर दिनेश एक किताब को, ये जो है एक किताब को सुरेश को A% लाभ पर बेच देता है। इसने बेची है एक किताब को सुरेश को और वो भी A% लाभ पर। तो हमें बताना है
कि सुरेश को उसके लिए कितनी कीमत चुकानी होगी, यानी कि सुरेश जो है इस किताब को कितने रुपए में खरीदेगा ये हमें बताना है। तो इससे पहले हमें ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करें, हम समझ लेते हैं। देखिए राहुल जो है इस वस्तु को पी रुपए में खरीदता है और A% लाभ पर बेचता है, तो लाभ ये क्रय मूल्य पे देखता है। क्रय मूल्य कितना है, पी रुपए। तो इसका अगर हम A% निकालेंगे तो इतने रुपए का तो इसे लाभ हुआ है, तो ये रुपए में है इसका लाभ। दीपक को 20% का लाभ हुआ है, लेकिन ये जो लाभ है वो विक्रय मूल्य पे देखता है। विक्रय मूल्य कितना है, 280। तो 280 रुपए का अगर हम 20% निकालेंगे तो इतने रुपए का तो इसका लाभ होगा, जबकि रुपए में लाभ दोनों का क्या है, सेम है। भाई जितना लाभ राहुल का है रुपए में उतना ही लाभ दीपक का है रुपए में। परसेंटेज में तो अलग अलग आ रहा है क्योंकि ये विक्रय मूल्य से देख रहा है और ये क्रय मूल्य से देख रहा है, तो ये आपस में इसका मतलब क्या है, समान है। अब देखिए आगे उसने क्या कहा, देखो यहां पे सबसे पहले परसेंटेज से परसेंटेज हम काट सकते हैं, और उसके बाद उसने क्या कहा, एक उसने कुछ दिया है हमें कि b बराबर a गुना 57 से ही 1/7% है। b बराबर उसने ये चीज दी है, तो यहां पर इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 49 और 1 50, 0 हंसे लगा 5, 7 5 35 और 5 40/7, और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यानी कि ये 4/7 बचेगा। यानी कि b बराबर किसके हैं, a गुना 4/7 के। तो b की जगह हम ये चीज यूज कर सकते हैं, तो इसे उठा के हम यहां पे रख देंगे। तो p गुना a बराबर होगा 280, और b की जगह रखिए ये सब, a गुना 4/7। a से a कैंसिल हो जाएगा, और 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 40 बार, और p की वैल्यू कितनी आती है, 4 चौक 16 160 रुपए। यानी कि दोनों ने ही इस किताब को 160 रुपए के हिसाब से खरीदा था, और दोनों ने बेचा कितने में, 280 रुपए के हिसाब से। तो 160 रुपए में खरीद कर इन्होंने 280 रुपए में बेच दिया, तो यहां पर इसका लाभ निकाल सकते हैं हम, यानी कि ए की वैल्यू हम यहां पर निकाल सकते हैं कि 160 में खरीदा, 280 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ, 120 रुपए का लाभ हुआ। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, 160 में खरीद कर 280 में बेच दिया तो 120 रुपए का लाभ हुआ। अब ये लाभ देखा किससे जाएगा, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य है कितना, 160। तो 160 की वस्तु इतने में बेची है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, गुना 100। तो 40 से काटेंगे 3 बार, 40 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 दिया 75। यानी कि इसे जो लाभ हुआ है क्रय मूल्य से तो देखा हमने ये, और क्रय मूल्य से लाभ यानी कि A% था, तो A की वैल्यू कितनी आ रही है, 75%। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर दिनेश ने क्या करा, सुरेश को बेचा है कितने परसेंट पर, A%, यानी कि 75% पे। अब दिनेश ने खरीदा कितने में था, 280 में, तो 280 की वस्तु को इसने 75% लाभ पर सुरेश को बेच दिया। तो 280 का 75% कितना होगा, 210 रुपए। तो 210 आप इसमें जोड़ेंगे तो सुरेश ने इतने में खरीदा है, तो 210 आप इसमें जोड़ेंगे तो 490 रुपए आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है। पहले तो आप ये करोगे, फिर उसके बाद 280 का फिर 75% बढ़ाओगे, तो टाइम लगेगा। तो मैं आपको इसका एक छोटा तरीका और बताता हूं, ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप। यहां पे देखिए, अब देखिए राहुल ने क्या करा था, इसे 160 में खरीदकर 280 रुपए में बेचा था। 160 में खरीदकर 280 रुपए में बेचा था। तो यहां पर जितने परसेंट का लाभ है वही तो A% था, ये A% लाभ है। अब यहां पर दिनेश ने इस वस्तु को 280 में खरीदा है, और ये भी इसे A% लाभ पर ही बेचना चाहता है, तो ये A% ज्यादा है, तो यहां पर भी ये A% ज्यादा ही रखना पड़ेगा। A% का मतलब जैसे हमने निकाला भी 75% है, तो ये जो है इससे 75% ज्यादा, यानी कि ये जो है इससे 175% है। यानी कि ये अगर इससे 175% है तो ये भी इससे 175% ही रहेगा। यानी कि जितने गुना ये होगा उतने ही गुना ये भी होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, जौन सा जोड़ा पता है उसे गुना करके ऊपर, और जौन सा नहीं पता उसे नीचे। तो 280 गुना 280 और बटे 160 नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया,
4 से काटेंगे इसे 4 बार, 4 से काटेंगे इसे 7 बार और 4 से काटेंगे इसे 70 बार, 7 49 490 रुपये। इसका मतलब सुरेश ने इसको 490 रुपये में खरीदा है। बात समझ में आ रही है? अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें कहा उसने एक बढ़ई के पास 2 मेज और एक कुर्सी है। कुर्सी की कीमत 400 रुपये है। अगर वह कुर्सी को पहली मेज के साथ बेचे तो उसे दूसरी मेज की कीमत से दुगुना धन प्राप्त होता है। मान लीजिए उसके बाद जो 2 मेज है उनमें से पहली मेज की कीमत है T1 और दूसरी मेज की कीमत है T2, और जो कुर्सी है उसकी कीमत उसने कितनी दी है? 400 रुपये। आगे उसने कहा है अगर वह कुर्सी को पहली मेज के साथ बेचे, पहली मेज कितने रुपए की थी? T1 की, तो बिल कितने का बनेगा? T1 तो पहली मेज की कीमत हो गई और कुर्सी कितनी होगी? 400 रुपये, तो इतने रुपए का तो उसका बिल बनेगा। तो ये जो बिल होगा ये दूसरी मेज की कीमत से दुगना होगा। तो दूसरी मेज की कीमत कितनी है? T2, इससे कितना होगा? उससे उसका दुगना होगा, तो इसे दुगना कर देंगे तो इतना बिल बनेगा ये वाला। तो ये आपस में क्या होगा? बराबर। आगे उसने क्या कहा? परंतु अगर वह कुर्सी को दूसरी मेज के साथ बेचे, कुर्सी को जो है दूसरी मेज के साथ बेचे, दूसरी मेज की कीमत कितनी है? T2, इसके साथ अगर वो बेच रहा है तो कितने में जाएगी? इसमें कुर्सी का मूल्य ऐड होगा, तो यही तो बिल बनेगा। तो ये जो बिल है वो पहली मेज की कीमत से 300 रुपये कम है। तो पहली मेज की कीमत कितनी है? T1, इससे 300 रुपये कम है, यानी कि इसमें से 300 रुपये घटा देंगे तो इतना बिल बनेगा ये। तो ये आपस में क्या होगा? बराबर। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें बताना है पहली मेज की कीमत कितनी है, T1 का मान बताना है कि क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, T1 का मान रख देंगे ताकि हमारा यहाँ पर ये T2 डायरेक्ट निकल सके, और फिर T2 का मान यहाँ पे रख के आगे कैलकुलेशन में रख के हम T1 का मान निकाल लेंगे। देखो क्या करेंगे, इस 300 को हम यहाँ पे ले जाएंगे इधर, तो T1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी कितनी? T1 बराबर 300 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 400 300 700 और यहाँ पर T2, तो ये आएगी T1 की वैल्यू। अब इस T1 की वैल्यू को क्या करेंगे, हम इसमें रख देंगे और यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर रखिए T2 प्लस 700, इसे उठा के हम यहाँ पर रख रहे हैं T1 की जगह पे, और प्लस 400 बराबर T2 इंटू 2, यानी कि 2T2 हो गया। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। तो 700 और 400 1100 ही हो गया, और यहाँ पर भी T2 है और यहाँ पर भी T2 है, लेकिन यहाँ पर 2 है तो ये इधर जाके घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1 T2 बचेगा, यानी कि T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 700 और 400 1100 रुपये। तो जो दूसरी मेज है उसकी कीमत आई है हमारे पास 1100 रुपये, लेकिन हमें दूसरी वाले की नहीं बतानी है, हमें पहले वाले की बतानी है। तो पहली वाले के निकालने के लिए इस T2 का मान हम इसमें रख देंगे, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? T2 की जगह 1100 रख देंगे, तो 1100 प्लस 700 कितना हो जाता है? 1800। तो T1 की वैल्यू कितनी आती है? 1800 रुपये। तो जो पहली मेज है इसका मतलब उसकी जो कीमत है वो 1800 रुपये है। आपको सही से समझ में आ गया? आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। नमस्कार।